नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में कल होने वाले मतदान की। प्रियंका गांधी की मोदी और योगी सरकार पर निशाने की। जानेंगे पोस्टल बैलेट गड़बड़ी के मामले का कहां से जुड़ा है लिंक। शिवसेना ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर किस तरह जताई नाराजगी। बात करेंगे हिजाब विवाद पर बढ़ते बवाल की, यूक्रेन के बिगड़ते हालात की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी सांसद की अपनी ही सरकार पर उठाए सवालों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के बलरामपुर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। बताया डबल इंजन की सरकार में हुआ डबल भ्रष्टाचार। सीएम योगी को बताया असली दंगेश। गुजरात से बीजेपी पर जमकर बरसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बीजेपी को बताया कौरवों की सेना। बोले जितने नेताओं को ले जाना है ले जाओ। सीजेआई एनवी रमन ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर खड़े किए कई सवाल। बोले न्यायिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत, केवल धन का आवंटन पर्याप्त नहीं। भारत में फिर दस्तक दे सकता है पोलियो का वायरस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पड़ोसी देशों को लेकर भारत को किया सतर्क। बोले पड़ोसी देश अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए रहें सतर्क। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में कल 5वें चरण की वोटिंग होनी है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5वें चरण में अवध, बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां योगी सरकार के 5 मंत्रियों की परीक्षा होगी, जिसमें एक नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी है। इसके साथ ही सभी की निगाहें अयोध्या सीट पर भी होंगी। इस चरण में कई बाहुबली भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें एक नाम कुंडा से राजा भैया का भी है। यूपी के साथ मणिपुर के पहले चरण के मतदान की भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार समाप्त हो गया। यूपी में रविवार की सुबह 7 बजे से 5वें चरण की 61 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस चरण में 692 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी राजनीतिक तकदीर का फैसला करीब 2 करोड़ 24 लाख मतदाता करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया था। चुनाव वाले जिलों से सटे दूसरे जिलों और राज्यों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मतदान पर पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। 5वें चरण में जिन 12 जिलों में मतदान होना है वो हैं अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा। तो वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम गया है। मणिपुर में पहले चरण के लिए अब 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को होना था। इसके अलावा मणिपुर में दूसरे चरण के मतदान की तारीख 3 मार्च से बदलकर 5 मार्च कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 9,85,119 पुरुष और 10,49,639 महिला वोटर्स हैं। वहीं ट्रांसजेंडर्स मतदाताओं की संख्या 208 है। विकलांग मतदाताओं की संख्या 14,565 है, जबकि 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 41,867 है। राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2,959 है। 1,099 मतदान केंद्रों और 763 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील केंद्रों के रूप में की गई है। यूपी में जिन जिलों में मतदान होना है उसमें अमेठी और सुल्तानपुर के साथ ही रायबरेली की सीटें भी शामिल हैं, जो कांग्रेस का गढ़ है। 2017 में बीजेपी ने यहां सेंध लगा दी थी। ऐसे में कांग्रेस के पास अपने गढ़ में वापसी का मौका है और इस मौके को भुनाने के लिए प्रियंका गांधी पूरे दमखम से मैदान में डटी हुई हैं। प्रियंका ने अमेठी में योगी और मोदी सरकार को बड़ी चुनौती दी है। क्या कहा कांग्रेस महासचिव ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में 4 चरणों में 231 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। 5वें चरण में रविवार यानी 27 फरवरी को मतदान होना है। इस बार के चुनाव में छुट्टा घूम रहे जानवरों का आतंक एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। इसके अलावा बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में भर्ती, फ्री राशन, पुरानी पेंशन और महंगाई समेत तमाम मुद्दे हावी हैं, जिसको लेकर प्रियंका ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए। आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर है।
और आपको दिख नहीं रहा है। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने। हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए। कैसे हिम्मत हुई, आपने हिम्मत दी। नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो वोटरों से नाराज है क्योंकि वोटर जाति धर्म में बटे हुए हैं और नेता उसका फायदा उठा रहे हैं। विकास होगा इनका, सत्ता में रहेंगे ये, फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, विकास आपका नहीं होगा। तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आई हूं, आंखें खोलिए, नींद से जागिए, जागरूक हो जाइए। आप नौजवान हो, इस देश का भविष्य हो, आप समझदार हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि वोट देना आपका अधिकार है, समझदारी से वोट करें जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े। आपके वोट से ही अगले 5 साल के विकास का रास्ता तय होता है, इसलिए समझदारी से अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। उस हार के बाद से गांधी परिवार एक बार फिर अमेठी में हाथ को मजबूत करने में लगा है। देखना होगा प्रियंका की सीख का जनता पर कितना असर पड़ता है। विकास की जगह जाति धर्म के नाम पर कब तक वोट दिए जाएंगे? प्रियंका ने भले ही निशाना बीजेपी पर साधा हो, लेकिन उनके सवाल जनता से भी थे जो जाति और धर्म में बंट जाते हैं। जनता भले ही किसी को हराने के लिए वोट करे, लेकिन क्या सिर्फ वोट देने से ही मनचाही सरकार मिल जाएगी? अगर वोट का फर्जीवाड़ा हो गया तो? जी हां, वोटिंग के फर्जीवाड़े से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने भी जांच करनी शुरू कर दी है। मामले की आंच इंडियन आर्मी तक पहुंच गई है। उत्तराखंड में मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए सर्विस सेंटर के मतदान में कथित धांधली को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा था कि एक बूथ सेंटर में किस प्रकार एक व्यक्ति सारे वोटों पर निशान लगा रहा है और यहाँ तक सभी लोगों के दस्तखत भी एक ही व्यक्ति से करा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग बैलेट लेकर उसे भर रहे हैं। वीडियो में ये साफ सुनाई दे रहा है कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट दो और निर्दलियों को। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हरीश रावत ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग से जांच की मांग भी की थी। वीडियो चुनाव आयोग के संज्ञान में आते ही आयोग ने फौरन इस वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी जांच में ये साफ हुआ है कि ये वीडियो सेना के कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़ा है और जम्मू कश्मीर में फिल्माया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे कुछ जवानों की पहचान कर ली गई है और 4 जवानों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से चारों सैनिकों को पूछताछ के लिए शनिवार को समन भेजा गया। 1 हफ्ते के अंदर जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। एक तरफ जहां वीडियो की जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वीडियो को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। हरीश रावत की ओर से ट्वीट किए गए इस कथित वीडियो को बीजेपी झूठा ठहरा रही है और हरीश रावत को इस वीडियो के लिए देश की जनता से माफी मांगने के लिए कह रही है। तो वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी बौखला रही है। वोटों के फर्जीवाड़े पर चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल है, क्योंकि उसकी ही जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो। वैसे सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, सभी सरकारी एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन मोदी राज में एजेंसियां कितनी स्वतंत्र हैं और कितनी निष्पक्ष हैं, ये सवालों का विषय बन गया है। और अब केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठे हैं। लंबे समय तक बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने तो क्या कहा शिवसेना ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। जब से ईडी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को हिरासत में लिया है, तब से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार बीजेपी पर जमकर निशाने साध रही है। MVA मोदी सरकार पर तानाशाही के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है।
हाल ही में नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर भड़की शिवसेना ने मोदी सरकार की तुलना हिटलर से की और केंद्रीय एजेंसियों की तुलना हिटलर की सेना से की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने में लिखा है कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी नाजी सेना वापस सत्ता में नहीं लौटेगी। नवाब मलिक लगातार केंद्रीय एजेंसियों और बीजेपी पर हमला कर रहे थे, इसलिए उन्हें फंसाने का काम किया गया है। एक कैबिनेट मिनिस्टर को फंसाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करना लोकतंत्र की हत्या है और केंद्रीय एजेंसियां एक गुलाम की तरह मोदी सरकार का हुक्म मान रही हैं और उनका इस्तेमाल विरोधी नेताओं को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार ये भूल गई है कि जिस तरह नाजी सेना बढ़ी थी उसी तरह खत्म भी हो गई। उसी तरह बीजेपी भी सत्ता में ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी। शिवसेना बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने में जुट गई है और विपक्षी पार्टियों से साथ मिलकर बीजेपी को हराने की अपील भी कर रही है। शिवसेना ने दावा किया है कि 2024 में भगवान राम की यही इच्छा होगी कि मोदी, शाह और उनकी नाजी सेना वापस सत्ता में ना आए। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के सहयोगियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे शिवसेना मोदी सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एक सवाल हिजाब को लेकर भी उठ रहा है। ये विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ और अब दिल्ली पहुंच गया है। कर्नाटक हिजाब विवाद ने देश की राजधानी दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम स्कूलों में धार्मिक कपड़ों पर रोक लगा दी गई है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति ने अपनी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा है कि कोई भी बच्चा धार्मिक पोशाक पहनकर एसडीएमसी के स्कूलों में ना आए। आपको बता दें कि एसडीएमसी कक्षा 5 तक के करीब 568 स्कूलों को चलाती है। इन स्कूलों में करीब 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। एसडीएमसी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष नीतिका शर्मा ने इसको लेकर एसडीएमसी की शिक्षा निदेशक को खत लिखा है, जिसमें सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एसडीएमसी की प्राथमिक स्कूलों में छात्र छात्राएं धार्मिक पोशाक पहनकर ना आए और उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल में एंट्री दी जाए। एसडीएमसी का ये फैसला उत्तर पूर्वी दिल्ली के तुखमीरपुर इलाके में उस वक्त सामने आया जब एक अभिभावक ने ये आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले सरकारी स्कूल के एक टीचर ने उसकी बेटी से सिर पर बंधा स्कार्फ हटाने को कहा था। मामले के खुलासे के बाद एसडीएमसी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष निकिता शर्मा ने अपने बचाव में तर्क दिया कि धार्मिक पोशाक पहनकर क्लास में आने से बच्चों के बीच असमानता पैदा होती है। निकिता के माने तो एसडीएमसी के स्कूलों के लिए यूनिफॉर्म बनाई गई है। हर साल बच्चों को स्कूल से ड्रेस मुफ्त में दी जाती है ताकि बच्चे स्कूल आते समय धार्मिक पोशाक के बजाय यूनिफॉर्म पहने। शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने जो खत लिखा है उसमें ये दावा किया गया है कि बच्चों के लिए ऐसी ड्रेस बनाई गई है जिसमें वे खूबसूरत दिखते हैं। साथ ही एसडीएमसी जरूरत पड़ने पर ड्रेस का रंग बदलता रहता है, जिससे अमीर और गरीब बच्चों के बीच कोई हीन भावना नहीं होती है। आपको बता दें कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का मामला कर्नाटक के एक उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे देश के एक दूसरे राज्य में भी फैलने लगा। हिजाब पहनकर क्लास में आने की मांग को लेकर कई लड़कियां अड़ गई, जिसके बाद इसके विरोध में कुछ छात्र भगवा शॉल ओढ़कर स्कूल में आने लगे। हालात बेकाबू होने के बाद राज्य के स्कूल कॉलेज बंद भी करने पड़े थे। इसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा और अदालत ने आदेश आने तक शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक पहचान के कपड़े पहनने पर रोक लगा रखी है। अब दिल्ली में भी हिजाब को लेकर राजनीति की कोशिशें की जा रही हैं। इसके पीछे एमसीडी चुनाव को भी वजह बताया जा रहा है। अप्रैल में दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं और उससे पहले हिजाब बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जिस मसले पर टिकी हैं वो है यूक्रेन संकट। इसे लेकर यूएन भी परेशान नजर आ रहा है। यूक्रेन के हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं, लेकिन रूस फिलहाल यूक्रेन पर रहम करने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे टकराव का आज तीसरा दिन है और रूसी जवान यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो चुके हैं। कीव प्रशासन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो अपने घरों से ना निकलें। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने रूसी सैनिकों को ला रहे एक विमान को मार गिराया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को यूक्रेन संकट पर रूस की निंदा करने का प्रस्ताव पेश हुआ। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 11 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। लेकिन रूस के वीटो के चलते प्रस्ताव पास नहीं हो सका। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे बल्कि मैदान में डटे रहेंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका सहित यूरोप देशों पर मुसीबत के समय यूक्रेन को अकेला छोड़ने का आरोप भी लगाया।
इसके साथ ही जेलेंस्की ने उन देशों का शुक्रिया अदा किया जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन ने रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। वहीं ब्रिटेन ने मरने वालों को लेकर एक अलग आंकड़ा जारी किया है। उनके मुताबिक 3 दिनों में 450 रूसी सैनिक की जान गई है। यूक्रेन के 194 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 57 नागरिक शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूक्रेन में कम से कम 25 नागरिक रूस का निशाना बने हैं और 102 घायल हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने 211 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की माने तो उसने रूस के 80 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी सांसद के अपनी ही सरकार पर सवालों की। यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी विपक्ष के सवालों में उलझती नजर आ रही है। विपक्षी दल महंगाई, रोजगार, छुट्टा पशुओं सहित कोरोना महामारी पर सरकार की असफलता को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो बीजेपी के खुद के सांसद भी अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले 8 महीनों से लगातार अपनी ही पार्टी और सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वरुण गांधी ने निजीकरण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था और अब वरुण गांधी ने आर्थिक भगोड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए वापस मिल गए हैं, जिसको लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर देश के आर्थिक शत्रुओं पर रहमदिली का आरोप लगाते हुए कहा कि 67,000 करोड़ की चोरी कर देश छोड़ चुके धन पशुओं से 7 सालों में मात्र 1/4 धन वसूली कतई पर्याप्त नहीं है। देश के आर्थिक पशुओं पर इस रहमदिली का बोझ आम हिंदुस्तानी अपने कंधों पर ढो रहा है, जब बचत खाते की ब्याज दरें आज ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है। आपको बता दें, विजय माल्या पर कई बैंकों से लिए गए करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है। वहीं नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है। मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। हाल ही में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन ऋषि अग्रवाल पर 22,842 करोड़ रुपए के कर्ज घोटाले का आरोप लगा है। लेकिन देखना यह होगा कि केंद्र की मोदी सरकार कब तक देश के पूरे पैसे वसूल कर पाती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।